नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तान गजा में अमन साज बनेगा। ट्रंप ने मोदी को पीस बोर्ड में शामिल होने की दी दावत। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का आज से दौरा हिंदुस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदों पर हो सकते हैं दस्तखत। सजा से पहले जमानत देना शहरी का हक। उमर खालिद से मुतालिक सवाल पर साबिक चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का अहम बयान। राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर अदालत में पेशी का इम्कान। अमित शाह से मुतालिक हत्के इज्जत केस में अदालत में होना है पेश। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में जनता दर्शन प्रोग्राम में की शिरकत। योगी आदित्यनाथ ने अवामी मसाइल हल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। शुमाली हिंदुस्तान अब भी शदीद सर्दी और घनी धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों के टकरा जाने से अमवात का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। अमेरिका ने हिंदुस्तान को गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर उन्हें दावत दी है। गजा पीस बोर्ड ट्रंप का मंसूबा है। इसका मकसद जंग के बाद गजा में गवर्नेंस और रीडेवलपमेंट की निगरानी करना है। ट्रंप ने 16 जनवरी को गजा के लिए पीस बोर्ड का ऐलान किया था। इसमें 20 नुकाती अमन मंसूबे का खाका पेश किया गया है। इसे मुस्तकबिल के आलमी तनाज़ात को हल करने के तरीक़ेकार के तौर पर देखा जा सकता है। यूरोपीय ममालिक समेत 60 ममालिक को दावतनामे भेजे गए हैं। व्हाइट हाउस ने 16 जनवरी को एक प्रेस रिलीज में कहा कि सदर ट्रंप ने कौमी कमेटी बराए इंतजामिया गजा की तश्कील का खैर मकदम किया है। ये गजा के तनाज़े के खात्मे के लिए उनके जामे मंसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद की जानिब एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है। ये मंसूबा खिते में देरपा अमन, इस्तेहकाम, तामीर नो और खुशहाली के लिए 20 नुकाती रोड मैप है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज हिंदुस्तान का दौरा करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए नई सरहदें तलाश करें। उनका दौरा हिंदुस्तान, मशरिक़ व सतह में ईरान, अमरीका के ताल्लुक़ात में तेज़ी से गिरावट, यमन पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तनाव और गजा में गैर यकीनी सियासी मंजरनामे से पैदा होने वाली गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के दौरे से वाकिफ लोगों ने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई सनत में ताउन और तवन्नाई के इक़दामात हिंदुस्तानी क़यादत के साथ उनकी बातचीत के एजेंडे में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बातचीत में मशरिक़ व सतह की सूरत हाल पर भी गौर किया जा सकता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर अदालत में पेशी मुतवक्के है। सुल्तानपुर की अदालत ने उन्हें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालिक हत्के इज्जत के मुकदमे की आइंदा समाअत पर आज हाजिर होने की हिदायत दी थी। राहुल गांधी की आज होने वाली समाअत में शिरकत से मुतालिक कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान राहुल गांधी के वकील ने गवाह पर जरह मुकम्मिल की थी। हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सजा से पहले जमानत देना शहरी का हक है। एक तकरीब के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जमानत कायदा होना चाहिए, इस तरह नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को बगैर सजा के तवील अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रखना आइन के खिलाफ है। वाज़ेह है कि तकरीब के दौरान एक सहाफ़ी ने उमर खालिद की जमानत का मसला उठाया था। जस्टिस ने कहा कि सज़ा से कबल ज़मानत हक़ का मामला है। अगर कोई मुल्ज़िम माशरे के लिए ख़तरा नहीं बनता, सबूत ज़ाय नहीं करता और मुल्क से फ़रार नहीं होता है तो ज़मानत इसका हक़ है। साबिक़ CJI ने कहा कि अगर अदालत या पुलिस को लगता है कि मुल्ज़िम बाहर जाकर दोबारा जुर्म करेगा, गवाहों को धमका देगा या कानून से बचने के लिए भाग जाएगा तो इसे जेल में रखा जाएगा और अगर ये तीनों बुनियादें नहीं हैं तो ज़मानत देना होगा। The wisdom of hindsight. But I must tell you at the outset that I was a member of the court just a year ago, and
don't want to be seen to be critical or be passing judgment on colleagues who were a part of my own court when I was a judge of that court. But the issue which you've raised is critical, and therefore I'm not going to duck it, I'm going to take it head on. The problem with many of our national security laws today is that they have turned the basic principles of bail on their head. Our law is governed by a fundamental presumption, the presumption of innocence, which means that every under trial is presumed to be innocent until there's a judgment of conviction. Second, incarceration of an under trial before trial cannot be a form of punishment. The reason why you have to have an under trial in jail before the trial takes place is to ensure that an under trial who may otherwise flee from custody or who may tamper with evidence is not allowed to do so. So if an under trial is not likely to flee from custody or tamper with बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर नितिन नबीन आज कौमी सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीजेपी के तमाम वज़राए आला, रियासती अकावियों के सरबराहान और दीगर अहम रहनुमा इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए पार्टी हेडक्वार्टर में जमा होंगे। नबीन को पार्टी के 12वीं कौमी सदर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब किए जाने का इम्कान है, क्योंकि पार्टी क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस ओहदे के लिए उनकी उम्मीदवारी की हिमायत कर रहे हैं। बिहार से 5 बार MLA रह चुके नबीन को हाल ही में पार्टी का कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया था। बीजेपी के कौमी इंतखाबी अफसर के लक्ष्मण के ऐलान करदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे के दरमियान नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच इसी दिन शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान होगी। कागजात नामजदगी इसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद पार्टी के नए सदर के नाम का ऐलान मंगल को किया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए पार्टी लीडर लक्ष्मण ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वोटिंग 20 जनवरी को होगी और इसी दिन बीजेपी के नए कौमी सदर के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र में BMC इंतखाबात के बाद अब सियासी सरगर्मियां मेयर के ओहदे को लेकर तेज हो गई हैं। खासतौर पर मुंबई में मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी और शिंदे ग्रुप के दरमियान रसाकशी की इतलात है। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के मुंतखब 29 कॉरपोरेटरों को 5 स्टार होटल में मुंतकिल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शिंदे अपने कॉरपोरेटर्स को दिगर पार्टियों में शामिल होने से रोकने के लिए अपने तमाम कॉरपोरेटर्स पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर जनता दर्शन का इनेकाद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने जनता दर्शन में शिरकत करने वालों से उनकी दरख्वास्तें और शिकायतें वसूल की। योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अहदेदारों को हिदायत दी कि वो उन दरख्वास्तों और शिकायतों की जाँच के बाद अवाम के मसाइल हल करने के फौरी इक़दाम करें। तेलंगाना में जल्द ही म्यूनसिपल इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए हुकूमत ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। इस दौरान MP R कृष्णैया ने कहा कि रियासत में BCs के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का केस ज़ेरे इल्तिवा है। ऐसे में यहाँ इंतखाबात कराना गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ केस मुकम्मल होने तक इंतखाबात नहीं होना चाहिए। Court is pending at High Court regarding the 42% reservation. In spite of that, they got permission for local in Gram Panchayat because there is a central government funds, grants, 3,000 crores. If elections are not conducted, 3,000 crores grant will be lapsed. So that everybody accepted smoothly. Local Grama Panchayat elections were conducted. Now, municipal elections and APTC, JPC elections, the government is preparing, announcing also. This is quite against to the legal procedure. One side the case is pending at High Court. Without permission of the High Court, without procedure of legal procedure, how the government will go to the election? The government has to fight in the court. They have to conduct the
sir, go through the case. The case is very powerful. There is several strong bases for the case. On one side, the constitution has given permission to the state government to provide reservation to local bodies in BCs. That is the constitutional status. Another side, the state assembly has passed a resolution, passed a bill in assembly providing 42%. The other side, as per the Supreme Court direction, state टीवी के सरबराह और अदाकार विजय भगदर केस के सिलसिले में आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। इसके लिए वो कल दिल्ली पहुंच गए। हवाई अड्डे के हुक्काम ने बताया कि अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय चार्टर्ड तैयारे के जरिए कौमी दारुल हुकूमत पहुंचे। विजय, जिनसे 12 जनवरी को यहां सीबीआई हेडक्वार्टर में 6 घंटे से ज़्यादा पूछगछ की गई थी, उन्हें दूसरे दिन भी आने को कहा गया था, लेकिन अदाकार ने फसल की कटाई के त्यौहार पोंगल का हवाला देते हुए एक और तारीख मांगी थी। इस मरतबा 26 जनवरी को हिंदुस्तान अपना 77वां यौम जमहूरिया मनाएगा। इस सिलसिले में जहां एक जानिब मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब फौज की जानिब से परेड के लिए रिहर्सल जारी है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद सर्दी और कोहर के बावजूद कर्तव्य पात में फौज की जानिब से मुसलसल रिहर्सल की जा रही है। शुमाली हिंदुस्तान को अब भी शदीद सर्दी और घनी धुंध का सामना है। पंजाब के अमृतसर में दर्जे हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह के वक्त घने धुंध ने सड़क, रेल और हवाई ट्रैफिक को बुरी तरह मुतासिर किया। हरियाणा के नूह में कंडली मानेसर पलवाल एक्सप्रेसवे पर धुंध की वजह से 5 गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद लगने वाली आग में 2 अफराद जिंदा जल गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर 2 घंटे के अंदर 50 से ज़्यादा गाड़ियां बशमूल 3 रोडवेज बसेस एक दूसरे से टकरा गई। कुछ मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। धुंध के बायस दिगर मुकामात पर गाड़ियों के तसादुम भी हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 लोगों को हफ्ते के रोज़ एक शख्स को इस खौफ में गैस सिलेंडर से मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वो अमीर होने के लिए उनमें से एक को मार डालेगा। यह वाक़या उस वक्त सामने आया जब मुतवफ़ी, जिसकी शनाख्त नवीन के भाई के तौर पर हुई, 16 जनवरी को ट्रानिका सिटी पुलिस स्टेशन में इसके कत्ल की शिकायत दर्ज कराई। नवीन की जली हुई लाश जंगल में बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में मिली। पुलिस ने फौरी तौर पर मुतादिद टीमें तश्कील देकर तफ्तीश तेज़ कर दी। CCTV फुटेज, निगरानी और दस्ती इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पुलिस ने करीब पवन और सागर को गिरफ्तार किया। तीसरा मुलजिम नसीम ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दिनांक 16/26 को एक वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनके भाई नवीन उर्फ नंदू की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करके उनके ऑटो में आग लगा दी थी। इसके उपरांत ट्रानिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इन अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु ट्रानिका सिटी पुलिस एवं सर्विलांस टीम ग्रामीण जोन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 17/26 को 2 अभियुक्तों जिन्होंने इस घटना को कायद किया था तथा एक तीसरा अभियुक्त जो अभी वांछित है, इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम पवन मूल निवासी बागपत एवं सागर मूल निवासी बागपत, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में यह प्रकाश में आया कि मृतक नवीन उर्फ नंदू इन तीनों अपने साथियों को मालामाल करने की लालच देकर दिल्ली में एक तांत्रिक के पास ले गया था और उन्होंने बताया, अब उन्होंने वहां पर बात की। इन तीनों ने नंदू को तांत्रिक से बात करते हुए यह सुना कि अगर आपको मालामाल होना है, ईश्वर से साक्षात्कार होना है, तो किसी एक की अपने करीबी की बलि देनी होगी। यह बात सुनकर उसके बाद वो चारों वापस आ गए। इस बात को लेकर सागर के कमरे में चारों बैठ के शराब पी रहे थे, उसमें उनकी कहासुनी हुई। उसके उपरांत इन तीनों ने मिलकर नवीन उर्फ नंदू को
कमरे में पड़े गैस सिलेंडर से पीठ एवं सिर पर वार करके उसे जान से मार दिया एवं उसके बाद नंदू को उसकी ऑटो में कमरे में पड़े कंबल एवं चटाई में लपेटकर उसे ले गए, घटनास्थल पर ले गए तथा मौके पर वहां पे नंदू को उसकी ऑटो में आग लगा दी और उसके उपरांत दूसरे जो जबलपुर में 18 साल तालिब इल्म को एआई से तैयार करदा जाली तैयारा हादसे की वीडियोस बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में जबलपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजकुमार ने कहा कि गिरफ्तार नौजवान ने लाइक्स के लिए ये वीडियो बनाई थी, इसने इस हरकत पर माफ़ी भी मांगी है। राजकुमार ने कहा कि इस सिलसिले में हमें बाज़ाब्ता कोई शिकायत नहीं मिली थी, ताहम मुकामी लोगों की शिकायत पर हमने ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मुलजिम का नाम अभी पटेल है। उत्तर प्रदेश के कशीनगर इलाके में इतवार की रात एक शौहर और बीवी मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। खातून की खून में लुथपुथ लाश एक कमरे के अंदर मिली, जबकि मर्द की लाश करीब ही एक चारपाई से बरामद हुई। मरने वालों की शिनाख्त नेहा और अरुण शर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि कहीं केस की तमाम जावियों से जांच की जा रही है और मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगी। यहाँ पर आज लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है और एक महिला की और लाश मिली है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी हुई कि दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर देखा गया ग्रामवासियों द्वारा, तो इसमें एक महिला का गला कटा हुआ था और एक पुरुष फांसी पर लटका हुआ था, जिसको कि वहाँ ग्रामवासियों द्वारा उतारा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है इसका नाम अरुण शर्मा है। नवंबर में ही इनकी शादी हुई है और इनकी पत्नी नेहा भारती हैं और किसी कारण से इनके द्वारा पहले अपनी पत्नी का किसी धारदार हथियार से गला काटा गया और उसके उपरांत स्वयं एक फंदा लगा करके आत्महत्या की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुसाफिरों के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे ने एक नई ऑन बोर्ड केटरिंग पहल मुतारिफ कराई है। इससे पहले के 22 हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोग ट्रेन के असल मुकाम के मुकामी खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। इस मुनफरिद इक़दाम का मुसाफिरों ने खैर मकदम किया है, जिन्होंने खाने के जायके और मेयार की तारीफ़ की है। खाना पकाने के तजुर्बे के अलावा कुछ मुसाफिरों ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में प्रेजेंटेशन, हफ्ज़ान सेहत और मजमूई सर्विस के मेयारात में नुमायां बेहतरी भी देखी है। जैसा माननीय रेल मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम लोग आसाम से अगर ट्रेन खुलेगी तो आसाम का फूड देंगे और वेस्ट बंगाल से खुलेगी ट्रेन तो वेस्ट बंगाल का फूड मिलेगा। तो मालदा से आज ट्रेन खुली थी और हम लोग को एकदम बंगाल का ऑथेंटिक खाना मिला। अच्छा खाना था, स्वादिष्ट खाना था, हम लोग बहुत अच्छे से खाए। लंच ये क्या कि ये बंगाली टाइप का लंच हमको मिला, जो कि मिठाई था गुड़ वाली और दही थी मिष्टी वाली, पुलाव भी लगभग बंगाली कल्चर का था। ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना और लोकल कल्चर का खाना हमको लगा। बहुत जी बहुत लोकल सर्व खाना था और खाना की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। सारी चीज़ व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पैकिंग से लेकर के खाना का सारी व्यवस्था। इस ट्रेन में अभी तक इंडिया में स्लीपर एसी फर्स्ट कोच हम लोगों का एक्सपीरियंस मिल रहा है। बहुत ही अच्छा सुविधा है। क्लीनिंग के बारे में तो एक नंबर। बिहार के जहानाबाद जिले के किसान नीलगांव की वजह से परेशान हैं और वो इंतजामिया से मदद चाहते हैं। किसानों के मुताबिक नीलगांव के बड़े ग्रुप खेतों में घुसकर हर किस्म की फसलों को तबाह कर देते हैं। बाड़गा लगाने और खौफजदा करने जैसे इक़दामात के बावजूद हिरन वापस लौटते रहते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। किसानों ने कहा कि नीलगांव को मारने पर पाबंदी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। घेराव भी करते हैं तो यो ऐसे चट जाता है, सब चढ़ जाता है जाति का। बहुत परेशानी नीलगाय से है। कितनों भी घेराबंदी भी कीजिए तो यो आके तोड़ ताड़ के सब हिल नहीं जाता है। पुतला भी जलाते हैं तो भाग जाता है, फिर रात में चलाता है नीलगाय सब। एक तादाद में बहुत करीब 250-300 से कम थोड़ी नीलगाय है। अभी कहूँ तो सब भागा हुआ, बाकी सब नीलगाय नहीं रहता है। परेशानी हुए फसल बर्बाद कर देता है, गेहूँ चना सब खा जाता है।
ऑनलाइन बाजारों के ज़माने में कोलकाता में दालों और चावल के छोटे पैमाने पर ताजिर उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मरकजी बजट कीमतों में तेज़ी से उतार चढ़ाव का मुकाबला करेगा और बराबरी का मैदान पेश करेगा। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत के इन ताजिरों का इल्ज़ाम है कि उनके बड़े साथी सिर्फ चावल और दालों की कीमतों में इजाफे के लिए सप्लाई की कमी का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस गैर मुनसिफाना रुझान को रोकने की ज़रूरत है। छोटे ताजिरों का दावा है कि उनके कारोबार ऑनलाइन बाजारों के बढ़ते हुए गलबे से मुतासिर हुए हैं, जो कम कीमतों की तलाश में सारिफिन को राग़िब करते हैं। इन ताजिरों को इन बड़े कारोबारों से मुकाबला करना भी मुश्किल होता है, जो पैसे और बड़ी ज़ख़ीरा करने की सलाहियतों से चलते हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से आने वाले बजट में इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाने का मुतालबा किया है। 2025 में बहुत ही कालाबाजारी हुआ था चावल के लेके, जिसके लिए चावल का दाम 8 रुपए 10 रुपए पर किलो में बढ़ गया था। तो वही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में वो ना हो। बड़े बड़े हाउसिंग व्यापारी लोग जो डक से माल है, जो जहाँ से माल है, वो लोग मतलब पूरा एकदम कालाबाजारी कर देता है। बोलेगा माल ही नहीं है, तो पता चलेगा कि 10 रुपया किलो ऊँचा है, 50 रुपया किलो ऊँचा, 15 रुपया किलो ऊँचा लो तो माल मिल जाता है। आज ये चना दाल 75 रुपया किलो खरीद रहे हैं, और यही अगर चना दाल को अगर हम देख रहे हैं 10 दिन में 90 रुपया किलो हो जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अपने इंडिया में माल का कमी है, तो कहीं तो कुछ तो लीकेज है। इस लीकेज को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन होने से हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इसका कारण है वो लोगों का जितना मार्जिन होता है या उतना जिस कैपेसिटी वो लोग बिजनेस करता है, तो उस टाइप का बिजनेस तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो बिग वॉल्यूम में बिजनेस करता है, तो इस कारण से हम लोगों को थोड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सिटी के तौर पर जाता है। मुतादिद प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ जो घरेलू और आलमी इस्तेमाल के लिए सूत, दाने बाने और गारमेंट्स तैयार करते हैं। ये शहर अपनी मुतहरिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। शहर के टेक्सटाइल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को इस साल पेश होने वाले मरकजी बजट से काफ़ी तौक़ियात हैं। उनके मुतालबों में एक अहम मुतालबा भीलवाड़ा में एक वक्त टेक्सटाइल पार्क का क़याम है। मैन्युफैक्चरर्स का ख्याल है कि तमाम इकाइयों को एक नामज़द इलाके के तहत लाने से इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी और सनत की तवील मुद्दती तरक्की में मदद मिलेगी। सनत से वाबस्ता एक अहदेदार ने कहा कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल पार्क की फौरी ज़रूरी है। ये एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात फराहम करेगा। हम मरकज़ी हुकूमत से एक टेक्सटाइल पार्क के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें प्रोसेसिंग विंग और दीगर सहूलियात एक ही जगह पर होंगी। भीलवाड़ा टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल पार्क की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और टेक्सटाइल पार्क में ही मिल सकती है। टेक्सटाइल पार्क की बहुत सख्त आवश्यकता है। केंद्र सरकार से भीलवाड़ा वासी की सख्त डिमांड है टेक्सटाइल पार्क बनवाया जाए। उसके यहाँ प्रोसेसिंग, वीविंग सभी इकाई एक साथ स्थापित हो जाए, स्पेयर वगैरह सभी एक साथ मिल जाए। नेशनल ऊँट रिसर्च सेंटर में ऊँट गाड़ी की सवारियाँ सयाहों को सहराई सफ़र पर ले जाती है। एक ऊँट धीरे धीरे से आगे बढ़ता है, लकड़ी की गाड़ी और इसके मुसाफिरों को दूसरे वक्त से एक दुनिया में ले जाता है। बीकानेर के नेशनल ऊँट रिसर्च सेंटर में ये सफ़र सीज़न की सबसे बड़ी क़रा अंदाजी में बदल रहा है। रिवायती राजस्थानी अंदाज में डिज़ाइन की गई ये गाड़ियाँ पूरे ख़ानदान को एक साथ बैठने और उसके बाद का तजुर्बा करने का मौका देती है कि लोग सहरा में कैसे सफ़र करते हैं। बहुत से सयाहों के लिए ये सवारी उनका बचपन के तजुर्बात की याद वापस लाती है। आने वाले सालों में सर्विस को बढ़ाने के मंसूबों के साथ ऊँट की गाड़ी का ये तजुर्बा जल्द ही बीकानेर के सबसे यादगार पुरकशिश मुकामात में से एक बन सकता है। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।